स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बहुत सालों से इंडियन सिटीज के मोबिलिटी सिस्टम पर दो पायनियर्स का यहां पर कंट्रोल रहा है, वो है उबर और ओला, जिन्होंने इनिशियली एक नया सर्विस मॉडल यहां पर क्रिएट किया इंडिया के कंज्यूमर्स के लिए, जहां पर वो अपने घर बैठे बैठे अपने लिए कैब बुक कर सकते हैं। उनके दरवाजे तक, उनके घर के दरवाजे तक वहां पर कैब आएगी, वहां से वो बैठेंगे और अपनी डेस्टिनेशन तक वहां पर पहुंचेंगे। और इनिशियली ये मॉडल बहुत लुक्रेटिव भी लगा बहुत सारे कैब ड्राइवर्स को भी, जिसके चलते उनके द्वारा न्यूमरस इन्वेस्टमेंट्स भी यहां पर की गई अपने फ्लीट साइज को डेवलप करने के लिए। या अगर किसी के पास एक गाड़ी थी तो भैया किसी ने 2 या 3 गाड़ियां वहां पर डाल दी। बट इनिशियली तो बहुत सुनहरी पिक्चर देखने को मिली, बट लेटर ऑन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, साइज और स्केल यहां पर दोनों कंपनीज के बढ़ते गए, नंबर ऑफ सिटीज में जो इनके ऑपरेशंस थे वो इंक्रीज होते गए, दोनों पार्टीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते गए, जहां पर ड्राइवर्स के बहुत बार कंसर्न्स रेज किए गए कि भैया हाई कमीशन चार्ज किया जाता है एंड मोर ओवर जो ऐप बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं वो उनके फेवर में काम नहीं करते। लंबी राइड्स के लिए भी कम जो चार्जेस हैं उन्हें वहां पर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। एंड बहुत बार अगर उन्हें सर्विसेज ना मिले या बहुत बार उन्हें राइड्स वहां पर ना मिले तो उस वजह से उनकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है वो क्वेश्चन पर आ जाती है, बिकॉज गाड़ियों की EMI नहीं रुकती है। और इसी के चलते बहुत सारी स्ट्राइक्स भी हुई मल्टीपल स्टेट्स में एंड हर बार कुछ ना कुछ कंक्लूजन वहां पर निकाला गया, एक कॉमन पॉइंट तक दोनों को लाया गया। बट कंसर्न फिर भी बहुत वैलिड है, जहां पर ड्राइवर कम्युनिटी रेस करती है कि भैया ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं ये कंपनी ओरिएंटेड या फिर राइडर ओरिएंटेड ज्यादा देखने को मिलते हैं देन द ड्राइवर ओरिएंटेड। जैसे हाल ही का एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूं कि एक पर्टिकुलर कैब में मैं भी ट्रैवल कर रहा था, तो भैया ने बताया कि यार अभी अभी कैब डाली है, उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इंटरसिटी ट्रैवल कीजिए, है ना, वहां पर आपका टिकट साइज भी ज्यादा रहता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने किया, बट एक बार वो दिल्ली से किसी को जयपुर तक लेकर गए और जयपुर में उस पैसेंजर ने पैसा देने से मना कर दिया। अब क्या करते, कोई और ऑप्शन नहीं था, वापस आना पड़ा एज इट इज दिल्ली। सो दैट इज द पॉइंट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पूरा एक मेजर सेक्शन है गिग वर्कर्स का इन टर्म्स ऑफ कैब ड्राइवर्स, ये इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स के साथ इतना खुश नहीं है। और वहीं इस चीज का सोल्यूशन यहां पर क्रिएट किया गया है भारत टैक्सी के नाम से, जहां पर एक नया प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा रहा है जो कि कोऑपरेटर्स द्वारा यहां पर रन किया जाएगा, सहकारिता से यहां पर इसको ग्रो किया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा, जहां पर ये कैब ड्राइवर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऐप के मेंबर ना होते हुए इस पूरे मॉडल के यहां पर मेंबर बनेंगे एंड उसके चलते अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने इनकम, अपने रेवेन्यूज को भी इंक्रीज कर पाएंगे। बट पॉइंट ये नहीं है कि एक नया मॉडल यहां पर डेवलप हो रहा है या एक नई कंपनी यहां पर आ रही है, बिकॉज एक तरह की कंपनी भी नहीं है, एक नया कोऑपरेटिव मॉडल है जो कि लॉन्ग रन में इंडिया के इस मोबिलिटी सिस्टम को और बेहतर करने के लिए अपने इनिशिएटिव्स यहां पर लॉन्च कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि क्या ये भारत टैक्सी आने वाले समय में ओला और उबर जैसे जो पायनियर्स हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं, क्या इनका एंड कर सकता है, इनकी मार्केट में प्रेजेंस को खत्म कर सकता है? तो आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में, पूरा अच्छे से समझेंगे क्या है भारत टैक्सी का फिनोमिना, किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा रहा है, कौन कौन से कोऑपरेटर्स यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई बार प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड क्या कोई ऐसे कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से भारत टैक्सी की भी वायबिलिटी लॉन्ग रन में क्वेश्चन में रखी जा सकती है। आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझना जरूरी है कि देश का पहला कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर भारत टैक्सी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तौर पर यहां पर सेटअप किया जाएगा, जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल 300 करोड़ तक का यहां पर रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू अभी करंटली यहां पर की गई है। बहुत पहले पार्लियामेंट में मार्च 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इस पर्टिकुलर चीज को अनाउंस किया था कि भैया जितना भी अभी तक ये सिस्टम चल रहा था ओला और उबर का, जहां पर प्राइवेट वेंचर बैक्ड आपकी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे थे, उन्हीं का एक बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर मॉडल को फॉलो नहीं किया जाएगा बल्कि ड्राइवर की ओनरशिप के मॉडल को फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स कि ये जो ड्राइवर्स इस पर्टिकुलर भारत टैक्सी ऐप कह लीजिए, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स के तरीके से काम नहीं करेंगे, बट दे विल बी द मेंबर्स ऑफ इट। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स इफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स किसी भी प्रकार का सरप्लस जनरेट करता है तो भैया वो सरप्लस, वो प्रॉफिट इन सभी मेंबर्स के बीच यहां पर शेयर किया जाएगा।
तो अब आपको याद आ रहा होगा एक ऐसे ही कोऑपरेटिव मॉडल के बारे में जिसने इंडिया की मिल्क इंडस्ट्री को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया एंड ग्लोबल स्केल पर अपनी मेजर प्रेजेंस का एक डोमिनेंस वहां पर क्रिएट किया। और वो कौन है? वही अमूल की हम बात कर रहे हैं। बट हैरानी की बात क्या है कि इसी कोऑपरेटिव मॉडल में अमूल भी उस प्रकार की बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट वन कोऑपरेटिव जो कि एक नए तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, नहीं, जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कोऑपरेटिव्स हैं वो यहां पर अपनी बैकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपका वो अमूल हो, इफको हो, क्रिप्को हो, नफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी, नबार्ड, इन सभी के द्वारा उस प्रकार का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यहां पर दिया जा रहा है। नाउ दैट इज द वेरी मेजर पॉइंट, बिकॉज इन सभी कोऑपरेटिव्स ने अपार्ट फ्रॉम नबार्ड डिफरेंट सेगमेंट्स में अपना उस प्रकार का एक मेजर एग्जांपल क्रिएट किया है। चाहे अगर हम इफको के केस में बात करें तो फर्टिलाइजर्स, अमूल आपका मिल्क प्रोडक्ट्स के केस में, नफेड आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के केस में, क्रिप्को एग्रीकल्चरल इनपुट्स के केस में, एनसीएल आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यहां पर ट्रेड में हेल्प करता है। सो दैट इज द पॉइंट, दे हैव देयर ओन पर्टिकुलर उस प्रकार की एक स्पेशलाइजेशन है जिसको वो यहां पर यूटिलाइज करेंगे। एंड यही मॉडल फॉलो करते हुए इस भारत टैक्सी को अब यहां पर हमारे देश में लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी जनवरी से शुरुआत की जा रही है दिल्ली एनसीआर रीजन से। एंड पैन इंडिया के टारगेट्स यहां पर रखे गए हैं कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर और बाय दिसंबर 2026 एक नया मॉडल यहां पर डेवलप किया जाएगा जो कि पैन इंडिया यहां पर ऑपरेट करेगा। एंड पॉइंट यहां पर क्या है कि भैया ये जो कोऑपरेटिव्स इनकी लार्ज बैलेंस शीट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इस प्लेटफॉर्म को उस प्रकार का फंडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड मोर ओवर व्हाट अबाउट अनदर एस्पेक्ट कि किसी कंपनी को जो कि रन करने के लिए चाहिए होता है वो चाहिए होता है उसका गवर्नेंस मॉडल। तो एक कोऑपरेटिव्स अमूल का जो एग्जांपल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पर्टिकुलर एग्जांपल जो कि गवर्नेंस रिलेटेड किसी भी केस स्टडी में वहां पर डिस्कस किया जाता है कि कैसे कोऑपरेटिव रन मॉडल्स एक लॉन्गर स्टेबिलिटी, एक लॉन्गर सस्टेनेबिलिटी, एक बिजनेस मॉडल और उसके मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वही चीज भारत टैक्सी में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू दीज पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस जो कि आने वाले समय में एक बहुत ही मेजर इंपैक्ट यहां पर क्रिएट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा कंसर्न जो इन ओला उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स के केस में रखा गया था वो कंसर्न ये था कि यार यहां पर ड्राइवर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसी प्लेटफॉर्म को, उसी आइडिया को यहां पर चेंज करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर क्या कहा जा रहा है, भारत टैक्सी में क्या कहा जा रहा है कि ड्राइवर्स के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स, 2 इलेक्टेड मेंबर्स भैया भारत टैक्सी के बोर्ड पे वहां पर बैठेंगे और उनके द्वारा यहां पर जो डिसीजन मेकिंग है उनमें कंट्रीब्यूशन दी जाएगी ताकि ड्राइवर्स के ओरिएंटेड भी उस प्रकार की पॉलिसीज यहां पर लाई जा सकें। एंड ऑलरेडी जिस प्रकार से इंडिया ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहां पर काम किया है, दैट हैज बीन अ फिनोमिनल थिंग जिसकी दुनिया भर में तारीफ की जाती है। और उसी चीज के बेसिस पर इस भारत टैक्सी को भी नेशनल गवर्नेंस का जो आपका डिवीजन है, ई गवर्नेंस का जो डिवीजन है, उसके द्वारा बैकिंग प्रोवाइड की जाएगी और डिजिटल इंडिया के साथ भी इसे इंटीग्रेट यहां पर किया जाएगा ताकि ये इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करके अपनी सर्विसेज को और बेहतर यहां पर क्रिएट कर सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सिस्टमिक जो ऑल्टरनेटिव मॉडल यहां पर किया गया है जहां पर डिजिटल स्केल और कोऑपरेटिव ओनरशिप का जो मॉडल है, डेफिनेटली इसके चलते ड्राइवर्स को भी और इंसेंटिवाइजेशन यहां पर होगी ताकि वो भी आने वाले समय में अपने बेहतर से बेहतर सर्विसेज यहां पर प्रोवाइड करें। और जो बहुत सारी एक हम कहते हैं ना कि फ्रॉडुलेंट मेजर्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भैया कैब कैंसिल कर दीजिए, हम तो इस रूट पर नहीं जाएंगे, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उससे भी डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है। हम उस कंसर्न को भी यहां पर रिजॉल्व कर पाएंगे बिकॉज एक इक्विटेबल सिस्टम यहां पर क्रिएट किया जा रहा है जहां पर एक कंज्यूमर एज वेल एज जो सर्विस प्रोवाइडर है, दोनों के ही पैरामीटर्स को इक्वल स्टेज पर रखा जाए और दोनों से ही रिलेटेड यहां पर पॉलिसी मेजर्स लेकर एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन यहां पर क्रिएट किया जा सके। एंड इनिशियली जब इसे यहां पर लॉन्च किया भी गया तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला कि जहां पर आपके जनवरी में यहां पर किया गया था, जनवरी में तो किया ही जा रहा है बट उससे पहले जो यहां पर सॉफ्ट लॉन्च किया गया था, पायलट लॉन्च वहां पर किया गया था, तो 1.4 लाख रजिस्टर्ड ड्राइवर्स यहां पर हो गए, है ना, 5500 डेली राइड्स यहां पर उन्होंने की। तो वो पॉजिटिव फीडबैक देखते हुए अब इसे रोल आउट किया जा रहा है कि आपके नेशनल स्केल पर, नेशनल लेवल स्केल पर, इसे पैन इंडिया स्केल पर यहां पर इसे इंप्लीमेंट किया जा सके। एंड उस तरीके का जो सिस्टम ओला और उबर ने अपनी हेजेमनी क्रिएट की है उस सिस्टम को यहां पर रिप्लेस किया जा सके। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स की जो कंसर्न्स वाली बातें थी, तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने बहुत बार सुना है कि ओला और उबर ऐसे कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स द्वारा हाई कमीशंस 25 से 30% तक के भी कमीशंस यहां पर चार्ज किए गए कि जहां पर अगर राइड मान लीजिए 100 रुपए की तो भैया 25 से 30 रुपए कौन ले जाएगा, भैया ओला और उबर ले जाएगा और बाकी का जो बचा है वो पैसा ड्राइवर के पास रहेगा, जिसमें उसको अपनी कोई पेनल्टी वगैरह लग गई तो उसकी भी पेमेंट करनी है, अपने तेल का भी खर्चा निकालना है, अपनी EMI का खर्चा भी निकालना है, जिसकी वजह से उनका जो अर्निंग पर राइड भी था वो रिलेटिवली बहुत कम हो जा रहा था।
अब हुआ क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए, अगर आपको याद हो, नम्मा यात्री ने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए थे 2023 में, कि सब्सक्रिप्शन फीस रहेगी कि भैया आपको अगर मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, नम्मा यात्री के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ऐसे किसी भी कैब ड्राइवर को, तो आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट यहां पर देना पड़ेगा। वहीं पर रैपिडो ने भी इस चीज को यहां पर इंप्लीमेंट किया। अब रैपिडो का जब जीरो कमीशन मॉडल यहां पर आया और सब्सक्रिप्शन फीस यहां पर देखने को मिली, तो रैपिडो ने अपनी मार्केट में डोमिनेंस यहां पर क्रिएट करी, राइट। फिर धीरे धीरे नम्मा यात्री ने भी जीरो कमीशन कैब सर्विसेज बेंगलुरु में इंट्रोड्यूस की। फिर उबर ने देखा कि भैया ये मॉडल तो अब यहां पर काम कर रहा है, एंड हो सकता है कि अगर हमने भी इसको चेंज नहीं किया तो शायद हमें भी कल को फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। उबर ने भी यहां पर अपना सब्सक्रिप्शन बेस्ड जीरो कमीशन मॉडल ऑटो ड्राइवर्स के लिए यहां पर रोल आउट करना शुरू कर दिया। एंड एज अ प्रोसेस टू इट, ओला द्वारा भी यहां पर सब्सक्रिप्शन बेस्ड जीरो कमीशन मॉडल नेशन वाइड लॉन्च किया गया। तो हालांकि सब्सक्रिप्शन मॉडल में तो आ चुके हैं, बस सब्सक्रिप्शन मॉडल की भी जो इंटरसिटीज है वो बहुत डिफिकल्ट बन जाती हैं कि भैया मिनिमम राइड्स आपको इतनी पूरी कंप्लीट करनी पड़ेंगी, राइट। आपको अगर इस समय पर आपको सर्विसेज नहीं मिल रही तो उसमें अगेन ओला और उबर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी कैब ड्राइवर्स सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पर भी उतने खुश नहीं है। एंड मोर ओवर दिस सब्सक्रिप्शन मॉडल इज नॉट इक्वली अवेलेबल पैन इंडिया, कहीं किन सिटीज में सब्सक्रिप्शन मॉडल ज्यादा है, कहीं जगह कम है। सो दैट इज ऑल्सो द कंसर्न जो कि यहां पर कैब ड्राइवर्स द्वारा हाईलाइट किया जाता है। अब हालांकि हाई कमीशन वाला जो कंसर्न था वो तो एड्रेस हो गया, पर सब्सक्रिप्शन मॉडल की जो अपने फ्लॉज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको भी यहां पर ड्राइवर्स बार बार हाईलाइट करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जहां पर ड्राइवर कहता है कि भैया आप अपनी राइड कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको ऐसे ले जाऊंगा, राइट। तो वो उनका कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि भैया फिर ओला उबर फिर कुछ ना कुछ पैसा यहां पर काट लेंगे। तो इससे बढ़िया कि वो ऑफ द बॉक्स जाके ही या ऑफ द रिकॉर्ड जाके वहां पर आपको उस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हालांकि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था ये स्ट्रीमलाइन तो हो गया कि सब्सक्रिप्शन मॉडल यहां पर लाया जाएगा, बट अभी भी ये पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है। डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट प्रकार की सर्विसेज के लिए ये मॉडल वहां पर वेरी करता है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कंसर्न जो यहां पर देखने को मिला था वो था डायनामिक प्राइसिंग का। और इस डायनामिक प्राइसिंग में सरकार द्वारा ही अपने रूल्स यहां पर निकाले गए थे मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 में, जहां पर डायनामिक प्राइसिंग के केस में कहा गया कि भैया 2 गुना तक यहां पर चार्ज किया जा सकता है। अब नाउ दिस डायनामिक प्राइसिंग थिंग हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे? बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हाईलाइट किए गए हैं कि जहां पर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए डायनामिक प्राइसिंग अगर चल रही है कि सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है भैया कि कोई भी चीज की अगर वैल्यू हो तो सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर वहां पर हो। बट अगर कोई एंड्रॉयड यूजर वहां पर अगर इस प्रकार का ऐप यूज कर रहा है सेम डिस्टेंस के लिए सेम टाइमिंग पर, और वहीं कोई iOS का यूजर यूज कर रहा है, तो भैया दोनों में प्राइसेस का वेरिएशन है। कोई नया यूजर कोई पुराना यूजर सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस पे सेम समय पर उस समय पर अपनी कैब बुक कर रहा है, दोनों केस में अलग लगा रहा है। तो दैट इज समथिंग जो कि यहां पर हाईलाइट किया था कि भैया फिर अब वो डिफरेंस किस बेसिस पर है, वो पैरिटी किस बेसिस पर यहां पर सेट की जा रही है कि 2 यूजर्स को सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस पर डिफरेंट प्राइस कोट किया जा रहा है। एंड उसी वजह से ये डायनामिक प्राइसिंग का सिस्टम भी यहां पर बार बार हाईलाइट किया क्योंकि एक नया जरिया बन चुका है इन कैब एग्रीगेटर्स के लिए हैवी प्रॉफिट्स कमाने का। एंड बहुत बार लोगों के द्वारा क्या किया जाता है कि भैया फिर जो वहां पर कंज्यूमर है ना, जो राइडर है, जो वहां पर अपनी सर्विसेज चाहता है, वो इस चीज से नाखुश हो जाता है। एंड जिसकी वजह से राइडर्स क्या करते हैं, राइडर्स भी मल्टीपल एप्स वहां पर रखते हैं, ओला पे चेक करेंगे, उबर पे चेक करेंगे, रैपिडो पे चेक करेंगे। और अब सेम चीज कौन फॉलो करने लग पड़े? ड्राइवर्स भी। अब वो भी भैया अपनी लॉयल्टी किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं रख रहे, वो भी उबर फॉलो कर रहे हैं, वो अपना ओला भी यहाँ पे एक्टिवेट रखा है, रैपिडो भी वहां पर एक्टिवेटेड रखा है, जहां से बेटर प्राइस मिलेगा वहां पर वो भी लेके जाएंगे। सो नाउ दैट इज नॉट द पॉइंट कि यहां पर हम किसी प्रकार की कंटिन्यूटी इस पूरे सिस्टम में चाहते हैं, बट पॉइंट यहां पर क्या है कि जब राइडर की ही लॉयल्टी अपने प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है तो लॉन्ग रन में अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने का उसका आइडिया भी वहां पर नहीं रहेगा, या ड्राइवर भी उस प्रकार की सर्विसेज वहां पर क्रिएट नहीं कर पाएगा। सो दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर डायनामिक प्राइसिंग को भी यहां पर हाईलाइट किया गया। अब इस पूरे सिस्टम में ये जो हमारा भारत टैक्सी का कोऑपरेटिव मॉडल है वो कैसे काम करता है? तो पहली बात तो ओनरशिप स्ट्रक्चर ड्राइवर ओन्ड है, मेंबर्स भी यहां पर शेयर होल्डर रहेंगे। ड्राइवर की जो रेम्युनरेशन है उस केस में जो भी फेयर है 100% उनके द्वारा रिटेन किया जाएगा। अब इनिशियली इसमें तो भैया हाई कमीशन चार्ज किए जा रहे थे, बट अभी भी कुछ लोकेशंस पर कमीशन चार्ज किए जाते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर अभी भी उस प्रकार के कमीशन चार्ज किए जाते हैं, राइट। बाकी सब्सक्रिप्शन मॉडल यहां पर भी आ चुका है, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल यहां पर कोऑपरेटिव मॉडल के केस में भारत टैक्सी भी लाने जा रहा है। हालांकि ओला के केस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 67 रुपीज पर डे का सब्सक्रिप्शन मॉडल है, राइट। भारत टैक्सी से और रिड्यूस कर रहा है, 25 से 30 रुपए तक का यहां पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल रहेगा, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर। वो डिपेंड करेगा उस ड्राइवर के ऊपर वेदर ही वांट्स टू अडॉप्ट इट नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका प्लेटफॉर्म रेवेन्यू तो भैया कमीशन के बेसिस पर वेरी करता ही रहता है। प्राइसिंग मैकेनिज्म के केस में तो यहां पर बोला गया कि कोई सर्ज प्राइसिंग यहां पर नहीं रहेगी,
ट्रांसपेरेंट रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस पर रहेगा, एंड जो एक्चुअली में फेयर बनता होगा उतना ही फेयर वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू द प्राइसिंग मैकेनिज्म अंडर द कॉर्पोरेट मॉडल, अब उस केस में जो प्राइवेट एग्रीगेटर्स हैं वो सर्ज प्राइसिंग को डेफिनेटली यूटिलाइज करते हैं ताकि मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से जनरेट किया जा सके। एंड इनका प्राइमरी मोटिव यहाँ पर क्या है कि कोऑपरेटिव प्रॉस्पेरिटी रहे, सोशल इक्विटी यहाँ पर रहे, सभी मेंबर्स का एक शेयर यहाँ पर बरकरार रहे, बट इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस रहता है। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर मॉडल इज गोइंग टू मेक श्योर कि उस प्रकार से ड्राइवर्स ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए एंड ड्राइवर्स ओरिएंटेड सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड की जा सके, जिसमें अगेन आई ऑल्सो रिपीट कि किसी तरीके से यहां पर कंज्यूमर के जो राइट्स हैं उसे नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा, इट्स ऑल अबाउट कि उस प्रकार का एक सपोर्ट मैकेनिज्म रहे जहां पर ड्राइवर अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है तो उसको वो ओनरशिप वाला फील आए, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के तरीके से वहां पर काम ना करे, राइट। सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रिएटेड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चैलेंजेस क्या है सिस्टम के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट सिंपल सा सवाल, इंडियन संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्राइमरीली आपके कौन सी लिस्ट में आती है अंडर 7 शेड्यूल? थोड़ा सोचिए, समझिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ कंसर्न्स फेस कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए हमने भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं जिसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक क्वेश्चंस, करंट अपडेट्स, ये सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाती हैं। एंड अगर आपके भी कुछ कंसर्न्स हैं, आप कोई एकेडमिक स्ट्रेटेजिक डाउट्स हैं, स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।